अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रेहान तारिक और आप देख रहे हैं दस्तक। हुकूमत और तहरीक इंसाफ में मुज़ाकरात की चौथी इनिंग्स पर बड़ी पेशरफ्त सामने आई है, जिसके मुताबिक तहरीक इंसाफ ने मुज़ाकरात के चौथे दौर में शिरकत करने से इनकार कर दिया है। पीटीआई का ये मुतालबा है कि हुकूमत के साथ मुज़ाकरात की चौथी नशस्त से कबल ज़रूरी है कि 9 मई पर जुडिशल कमीशन का क़याम अमल में लाया जाए। यानी तहरीक इंसाफ मशरूत तौर पर मुज़ाकरात के चौथे दौर में शिरकत का इंदिया दे रही है, जिसके बाद ऐसा लग रहा है कि मुज़ाकरात फिर से डेडलॉक का शिकार हो सकते हैं। बहरहाल अब ऐसा लग रहा है कि तहरीक इंसाफ अपने मुतालबात मनवाने के लिए हुकूमत पर दबाव को मजीद बढ़ाना चाहती है, जबकि हुकूमती रहनुमाओं का कहना है कि जोर ज़बरदस्ती से मुतालबात नहीं मनवाए जा सकते। मुज़ाकरात गैर मशरूत होने चाहिए। उनके मुतालबात का जवाब लीगल टीम से के बाद 7 दिन के अंदर अंदर स्पीकर साहब के सामने रख दिए जाए। अब जरा के मुताबिक हुकूमत और अपोजिशन का अहम इजलास 28 जनवरी को पार्लियामान हाउस में होगा। इजलास में अपोजिशन को हुकूमती जवाब दिया जाएगा। कमीशन के क़याम और दीगर मुतालबात पर हुकूमत अपना मौक़िफ़ देगी। अब देखना यह है कि 28 जनवरी को मुज़ाकरात में तहरीक इंसाफ शिरकत करती है या नहीं। जैसा कि इस वक्त सियासत में मुज़ाकरात डील और ढील की गूंज सुनाई दे रही है, पीटीआई और हुकूमत में मुज़ाकरात के उतार चढ़ाव की नित नई कहानियाँ सामने आ रही हैं, तो वहीं पर हुकूमत के खिलाफ अपोजिशन के मजबूत इत्तेहाद की खबर भी सर चढ़कर बोल रही है। सियासी हलकों में अंदाजे लगाए जा रहे हैं कि तहरीक इंसाफ बानी पीटीआई को 190 मिलियन पाउंड केस में सजा होने और बैकडोर राब्तों में मायूसी के बाद हुकूमत को कमज़ोर करने के लिए मौसर अपोजिशन इत्तेहाद बनाने जा रही है। जबकि एक सोच का जाविया यह भी है कि तहरीक इंसाफ के तासुर उभार रही है कि वो इत्तेहाद बैकडोर चैनल से ग्रीन सिग्नल मिलने के बाद बनाने जा रही है और पीटीआई इस अपोजिशन इत्तेहाद के जरिए हुकूमत की तरफ दीवार हिलाने की तैयारियां कर रही है। अब जरा इसे जो खबर सामने आ रही है, ग्रैंड अपोजिशन अलायंस ने फरवरी में अपोजिशन जमातों की एपीसी बुलाने पर गौर शुरू कर दिया है, जिसमें मौजूदा सियासी, माशी, आईनी और सलामती उमूर पर तबादला ख्याल किया जाएगा। जरा के मुताबिक अपोजिशन क़यादत ने मुल्क को दरपेश चैलेंजेस से निपटने के लिए जमहूरी क़ुव्वतों को मुश्तरका प्लेटफॉर्म के तहत मुत्तहिद होने की ज़रूरत पर जोर देते हुए कहा है कि अपोजिशन इत्तेहाद का एजेंडा आइन की बालादस्ती और कानून की हुक्मरानी को बहाल करना है। इत्तलात के मुताबिक पीटीआई रहनुमाओं की मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर से मुलाकात में एपीसी बुलाने का मामला ज़ेर बहस आया। पिछले कुछ रोज़ से अपोजिशन इत्तेहाद ने मुख्तलिफ सियासी जमातों और रहनुमाओं से रब्ता किया है ताकि मुल्क में जारी सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल करके मसाइल से निकलने का कोई हल फराम किया जा सके। ज़रा का यह भी कहना है कि अपोजिशन इत्तेहाद पीटीआई के साबिक रहनुमा फवाद चौधरी से भी रब्ता कर सकता है और उन्हें इत्तेहाद में शामिल होने का कह सकता है, क्योंकि फवाद चौधरी की पीटीआई में वापसी का अभी तक फैसला नहीं हुआ है, इसलिए वो ग्रैंड अपोजिशन अलायंस में शामिल होकर मौसर किरदार अदा कर सकते हैं। अब ये इत्तेहाद हुकूमत के लिए कितनी मुश्किलात खड़ी कर सकता है ये आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन ये हकीकत में भी अपोजिशन इत्तेहाद ने मिलकर हुकूमत की मुश्किलात में इजाफा किया, जैसा कि इसकी ताज़ा मिसाल बानी पीटीआई के खिलाफ अदम एतमाद की सूरत में देखी जा सकती है, जब तमाम अपोजिशन जमातों ने मुत्तहिद होकर बानी पीटीआई की हुकूमत को गिराया। ऐसे में तहरीक इंसाफ मौजूदा हुकूमत के खिलाफ भी अपोजिशन इत्तेहाद बनाकर हुकूमत को सियासी नुकसान पहुंचा सकती है, लेकिन ऐसा उसी सूरत में मुमकिन है जब इस इत्तेहाद को मुक़्तदरा की हमायत हासिल हो और तहरीक इंसाफ ये जाहिर करने की कोशिश कर रही है कि उसके बैकडोर मुज़ाकरात हो रहे हैं। यहाँ तक कि साहबजादा हामिद रज़ा कहते हैं कि बानी पीटीआई ज़्यादा से ज़्यादा 3 माह में रिहा हो जाएंगे। सवाल यह है कि बानी पीटीआई एस्टैब्लिशमेंट से डील नहीं करना चाहते तो फिर बैरिस्टर गौहर ने आर्मी चीफ से मुलाकात क्यों की, और वैसे भी इस मुलाकात में बानी पीटीआई के मामलात का तज़किरा होने की तस्दीक साहबजादा हामिद रज़ा कर रहे हैं, जबकि एस्टैब्लिशमेंट के करीब समझे जाने वाले फैसल वोडा अपने बयान में दावा कर रहे हैं कि पीटीआई डील पर प्रोपेगेंडा कर रही है। बानी पीटीआई दरवाजे के बाहर देख रहे हैं लेकिन उन्हें डील ऑफर नहीं हो रही, जबकि हुकूमत ये समझती है कि बानी पीटीआई को डील नहीं मिलनी चाहिए, क्योंकि हनीफ अब्बासी की बकौल उनको थोड़ी सी ढील देना इस मुल्क को नुकसान पहुंचाने के मुतरादिफ। सारे मामले पर बात करेंगे। इस वक्त पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के मरकज़ी रहनुमा बैरिस्टर अकील मालिक साहब ने भी ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम बैरिस्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। बैरिस्टर साहब, सबसे पहले तो ज़ाहिर है मुज़ाकरात का चौथा राउंड शुरू होना है, लेकिन उस राउंड से पहले ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये कह रही है कि वो मुज़ाकरात के चौथे दौर में नहीं जाएंगे क्योंकि जुडिशल कमीशन नहीं बना है। यानी मुज़ाकरात का चौथा राउंड जुडिशल कमीशन की तश्कील से मशरूत है। तो क्या ये फैसला हो गया कि हुकूमत जुडिशल कमीशन नहीं बनाने जा रही 9 मई या 26 नवंबर के ऊपर? देखिए, अब ये इनके फैसलों पे भी मुझे जो है ना बड़ा एक मज़े का खेज़ बात लगती है कि एक लीडर एक स्टेटमेंट पास करता है, दूसरा दूसरी पास करता है। ये कहीं भी नहीं था कि 7 वर्किंग डेज़ इन्होंने हमें दिए कि आप 7 वर्किंग डेज़ के अंदर जो है अपना जवाब जो भी आपने देना है वो आप देंगे। फिर हमारे पे प्रेशर टैक्टिक्स का इस्तेमाल करने के लिए अब ये कहते हैं कि जी आप हमें पहले अनाउंस कर दें कि आप कमीशन बनाएंगे या नहीं बनाएंगे, फिर हम बैठेंगे। तो ऐसा पॉसिबल नहीं हो सकता है। इस थ्रेटनिंग बिहेवियर के साथ कोई भी मुज़ाकरात किसी भी अमल में वो आगे नहीं बढ़ सकते। अब ये इनका कहना कि हम नहीं बैठेंगे, विच आई एम एक्चुअली लर्निंग फ्रॉम यू, बिकॉज मेरे सामने तो ऐसी बात कि ये इन्होंने फैसला कर दिया कि ये नहीं बैठेंगे। अडयाला जेल के बाहर मीडिया से बात करते हुए उमर अयूब साहब ने ये कहा कि जुडिशल कमीशन की फॉर्मेशन से मशरूत है चौथे राउंड का आगाज़, के चौथे राउंड से पहले अगर जुडिशल कमीशन बना देंगे तो हम बैठेंगे, अदरवाइज हम नहीं बैठेंगे, नहीं जाएंगे चौथे राउंड में।
रेहान साहब, ये बातें तो मीटिंग के अंदर होने वाली है ना, ये तो बैठ के करने वाली हैं कि वेदर बनेगा नहीं बनेगा। टीओआर्स तो काम सेट करना हमारा है कि टीओआर्स की जो सेटिंग है या उनको जो ले करना है वो फेडरल हुकूमत का प्रोगेटिव है, इनका प्रोगेटिव नहीं है। इन्होंने अपनी तरफ से टीओआर्स दे दिए तो क्या उनको ऐसे ही मनोहन तस्लीम कर लिया जाए? ऐसे पॉसिबल नहीं हो सकता। एक डिस्कशन होती है, एक डिस्कोर्स होता है। सबसे पहले तो आई टेक अ स्टेप बैक फ्रॉम दिस। अब यहाँ पे आपने देखना है कि 7 पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं जो हुकूमती कमेटी का हिस्सा हैं। अब वो अपनी लीडरशिप से क्या मैंडेट लेके आती हैं या क्या डिस्कशन करती हैं, फिर उसके बाद उनको एक लीगल ओपिनियन उन्हें फॉर्म करना है कि व्हाट्स देयर लीगल पोजीशन इन दिस। जाहिर बात है कि वो हमारे इत्तेहादी ज़रूर हैं, लेकिन आपने देखा कि पार्लियामेंट के अंदर भी डिसेंट होता है हमारा उनके साथ, और हुकूमत को वो सपोर्ट ज़रूर करते हैं, लेकिन साथ साथ डिसेंट भी करते हैं कई इशूज़ पे। ये तो नहीं है कि हमारे साथ वो मेम्बरान ज़रूर बैठे हैं। हमने एक सब कमेटी बनाई है, हम अपने तौर पे इस तमाम तर मामलात को देख रहे हैं कि उनकी तरफ से जो दोनों कमीशन के ऊपर और जुडिशल कमीशन की ईरान की रिहाई के हवाले से ज़ेरे गौर है या ये तश्कील ज़ेरे गौर है ही नहीं सिरे से, यानी हुकूमत इस पे सोच रही है या सोच विचार हो ही नहीं रही? रेहान साहब, आसान सादा अल्फाज में मैं आपको ये कह सकता हूँ, आसान और सादा अल्फाज में मैं आपको ये कह सकता हूँ कि अभी तक कोई हतमी फैसला नहीं किया गया और कोई व्यू जो है वो फॉर्म नहीं किया गया। ये कह देना और इनकी तरफ से ये फिर बयानात इन्हीं की तरफ से हुकूमत से मंसूब करके चलाए जा रहे हैं कि शायद ये नहीं बना रहे, शायद 9 मई का नहीं बनाएंगे तो 26 का बना देंगे, शायद दोनों नहीं बनाएंगे। ये तमाम तर चैम गोइयाँ, इनका दम टूटना चाहिए। हमारा अभी तक कोई हतमी फैसला नहीं हुआ, कोई व्यू फॉर्म नहीं हुआ। हाउ इज़ इट दैट वी कैन फॉर्म द व्यू? हम चाहते हैं कि यूनानिमसली तमाम तर मामले पे हम इनको जवाब दें और एक कलेक्टिव रिस्पांस दें। जो दीगर सियासी जमातें इस कमेटी में बैठी हैं उनको भी ऑन बोर्ड लेके चलें। क्या ये यूनानिमस होगा या बाय मेजॉरिटी होगा? ये तो नहीं हो सकता कि वो जो 7 जमातें हमारे साथ बैठी हैं वो भी कहें कि जी ये बना दें, या कहें कि एक पे बना दें एक पे ना बनाएं। अब एक डिसेंट तो आ सकता है और एक डिफरेंट ओपिनियन भी फॉर्म किया जा सकता है उन सियासी जमातों की तरफ से भी। तो हमारे पे थोड़ा सा तो कम अज़ कम जो है इस चीज़ का इनको मुजाहरा करना चाहिए, एक सब्र का मुजाहरा इनको ज़रूर करना चाहिए और ज़रूर दिखाना चाहिए कि ये पॉसिबल नहीं हो सकता कि आप किसी को थ्रेट करें और फिर कहें कि जी कमिशन आप ऐलान करके आए और फिर हम बैठेंगे। अच्छा, पैरेलल अभी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ग्रैंड ऑपोजिशन अलायंस भी बना रही है और शायद उस पर कोई एपीसी भी बुलाई जाएगी। मैं इस तरफ आता हूँ, लेकिन कल चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ ने वज़ीर आज़म साहब को ब्रीफ किया उस मुलाकात मुताल्लिक जो मुलाकात बैरिस्टर गौहर और अली अमीन गंडापुर के साथ उनकी हुई। तो इस पर क्या हुकूमत मुतमईन है या आपको लगता है कि नहीं, पीटीआई का जो बैकडोर चैनल खुला था वो चैनल अभी मुसलसल चल रहा है या उस तरफ भी कोई एंगेजमेंट हो रही है? देखें, हुकूमत बिल्कुल मुतमईन है और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ साहब ने वज़ीर आज़म साहब को तमाम तर मामले पे जो है ब्रीफ किया। उन्होंने बताया कि किस पैराए में ये मुलाकात थी और वहाँ से एक ऑफिशियल स्टांस भी आ चुका है। जिस तरह पहले तो बैरिस्टर गौहर साहब ने जो है डिनाई किया, फिर उसको उन्होंने कहा बिल्कुल मुलाकात हुई, फिर उसको बढ़ा चढ़ा के बताया, उन्होंने कहा पॉलिटिकल बातें भी डिस्कस हुई। कोई पॉलिटिकल मीटिंग नहीं थी, ये सिर्फ और सिर्फ सिक्योरिटी की पेश नज़र, सिक्योरिटी पैराए या उस हवाले से ये मीटिंग थी और नेशनल सिक्योरिटी के हवाले से मीटिंग थी। उसमें सियासी बात करने की आई एम श्योर कोशिश की होगी बैरिस्टर गौहर साहब ने, बिकॉज वो एक पार्टी के चेयरमैन हैं। लेकिन आगे से जो जवाब आया और अब एक स्टेटेड पोजीशन है और बता दी गई है कि उसमें कोई सियासी मामला डिस्कस नहीं हुए और कोई सियासी गुफ्तगू नहीं हुई, और जो हकाइक से बरक्स उसको जिस तरह पेश किया गया, इट इज़ एक्चुअली वेरी इंटरेस्टिंग टू सी कि ये जिस तरह एक अपना बयानिया बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि शायद बैकडोर मुज़ाकरात चल रहे हैं। मुज़ाकरात हुकूमत के अलावा या हुकूमती कमेटी के अलावा कहीं और मुज़ाकरात नहीं चल रहे और बिल्कुल हुकूमत कंफर्टेबल है। हुकूमत को वज़ीर आज़म साहब को इन पिक्चर लिया, तमाम तर मामलात बताए कि वहाँ पे डिस्कशन क्या हुई, एंड इट वाज नथिंग मोर एंड नथिंग लेस दैन जस्ट द सिक्योरिटी सिचुएशन जिस हवाले से डिस्कशन हुई है। But it seems as if government is deeply concerned कि ये जो मुलाकात हुई है ये हुकूमत को किसी वसवसे में मुब्तला कर रही है या हुकूमती सफ़ों में हलचल या खलबली मौजूद है इस मुलाकात को लेकर? बिल्कुल भी नहीं रेहान साहब, ये उनकी ख्वाहिश तो हो सकती है या वो ये ऐसा सोच तो सकते हैं कि शायद हुकूमत के ऊपर किसी किस्म का कोई वसवसा है या वो हुकूमत किसी वसवसे में है। कतई नहीं, इट डजंट मैटर एक्चुअली फ्रैंकली स्पीकिंग, बिकॉज वी नो कि यहाँ पे कोई पॉलिटिकल डिस्कशन नहीं हुई, सिर्फ और सिर्फ सिक्योरिटी के हवाले से, जो कि एक शॉर्ट कमिंग है सूबाई हुकूमत की, जिसमें फिर वफाक ने अब एड्रेस करने की उसको कोशिश की है और कर भी रहे हैं। तो यहाँ पे ये कह देना, अपनी जिम्मेदारियों से मुंह छुपा लेना, जिस तरह इनके सूबे के सीएम साहब जो हैं वो छुपा रहे हैं और ही इज़ नॉट बीन एबल टू एड्रेस द सिचुएशन, तो इसलिए
फिर वफाक ने भी जो है तमाम तर मामले को एड्रेस करने के लिए जो हमसे मदद मांगी जा रही है बिल्कुल हम फराम कर रहे हैं। जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ के हवाले से मांगी जा रही है बिल्कुल उसको भी एड्रेस किया जा रहा है और वो भी फराम हो रही है। तो इसमें सिक्योरिटी हवाले से तमाम तर मामलात हुकूमत के ऊपर जो है किसी किस्म की जो है कोई वसवसा तारी नहीं हुआ। बट देखिए बैरिस्टर साहब, दूसरी तरफ लगता है कि पीटीआई ने जो 31 जनवरी की कट ऑफ लाइन रखी हुई थी मुज़ाकरात को लेके, वो थोड़ा सा स्ट्रेच होके 28 तक आ गई है और वो ये थ्रेट भी कर रहे हैं कोई शायद ग्रैंड ऑपोजिशन अलायंस को लेकर, फिर कोई एपीसी को लेकर, मोबिलाइजेशन को कि जो अदालतों में हो रहा है उस पर भी, और फिर सड़कों के ऊपर भी आएंगे। तो क्या ये आने वाले दिनों में हुकूमत के लिए कोई परेशानी पैदा कर सकता है? बिल्कुल भी नहीं, और कोई ऐसी बात नहीं है। ये ग्रैंड ऑपोजिशन क्या ग्रैंडेस्ट ऑपोजिशन अलायंस बना लें, उससे भी हुकूमत को कोई ख़तरा नहीं है। और उसकी वजह यह है कि इनकी आपस में देखें, सबसे पहले तो मौलाना साहब की पार्टी की अगर बात करें, उनको इतनी रिजर्वेशन है केपी में, जिस तरह का मैंडेट इनके पास मौजूद है और वो अलग ऐलान कह चुके हैं कि केपी में जो है 47 की हुकूमत है, तो उनके साथ एक वो उनके नेचुरल पॉलिटिकल एडवर्सरी हैं, नेमेसिस हैं। सो ऑफ कोर्स वहाँ पे तो उनका कोई अलायंस बनता नहीं है। दीगर जमातें जो हैं वो पार्लियामेंट से बाहर हैं, वो बेशक एहतजाज के लिए कोई किसी को मना नहीं करता कि आप एहतजाज ना करें, लेकिन कानून के दायरे कार में रहते हुए आप एहतजाज बिल्कुल ज़रूर करें। आपका आईनी हक है और हमने ना पहले मना किया ना हम अभी मना कर रहे हैं, लेकिन आप बिल्कुल हुकूमत की पॉलिसीज़ के ऊपर तनकीद करें, हुकूमत की इकनॉमिक पॉलिसीज़ के ऊपर तनकीद करें, दीगर चीज़ों के ऊपर जो बजट के ऊपर जो बातें हैं या जो IMF प्रोग्राम है उसके ऊपर तनकीद करें। लेकिन आप तनकीद तो नहीं कर रहे इन तमाम तर चीज़ों के ऊपर। आप तो सिर्फ ये कहते हैं कि कैदी नंबर 804 को निकाल दो, उसको NRO दे दो, उसको जो है माफ़ कर दो। तो ऐसा तो नहीं होगा। अदालतों में अपने तमाम तर मामलात आपको फेस करने हैं और अदालती सिस्टम के थ्रू ही आपको गुजर के अपनी इनोसेंस को प्रूव करना है और बेगुनाही वहीं पे साबित हो। सर दो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें होने जा रही हैं। एक तो 26वीं आईनी तरमीम के अगेंस्ट जो पटिशन्स लगी हुई हैं वो टेकअप होंगी जनवरी के आखिरी हफ्ते में। दूसरा, डोनाल्ड ट्रंप ज़ाहिर है अमरीकी सदारती ओहदे पर बराजमान हो चुके हैं। ज़ाहिर है वो भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को तो ये तवक्कुआत हैं, चाहते या ना चाहते हुए भी, कि कहीं ना कहीं से कोई कॉल आएगी और फिर हुकूमत भी कोई एक्सपेक्ट कर रही है कि कोई कॉल आ सकती है कोई इस तरह की, जो मैं थ्रेटनिंग तो नहीं कहूँगा लेकिन कम से कम ये ऐसी कि जो असर्टिव हो। और दूसरी तरफ 26वीं आईनी तरमीम का मामला अदालत से अगर वो स्ट्राइक डाउन होता है या रोल बैक होता है, तो क्या इस पर भी हुकूमत को कोई परेशानी नहीं होगी, कोई मसला नहीं होगा? देखें, एक तो मामला सब्जुडिस है रेहान साहब, तो उस पर मैं कोई ज़्यादा कमेंट नहीं करूँगा। वो जब अदालत में टेकअप होगा 27 तारीख को, तो वो आपके भी सामने होगा, आवाम के भी सामने होगा कि कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच जो है उसको किस तरह डील करता है या उस पर क्या रूलिंग देता है। वेदर वो 26वीं आईनी तरमीम को अल्ट्रा वायरस करते हैं या इंट्रा वायरस करते हैं इन अकॉर्डेंस विद द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस जो ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही हैं। यहाँ पे ये तो बात होगी कि उस अदालती फ़ैसला क्या होगा या वहाँ पे क्या डिस्कशन होंगी या किस तरह उसको किस लीगल लेंस से देखा जाएगा, इज़ येट टू बी सीन। तो उसमें तो अभी कोई फ़िक्र या कोई ऐसी जो है इशू नहीं है। यहाँ पे ये बात ज़रूर है कि एक आप अगर जो इशारा दिया कि सारी उम्मीदें ही डोनाल्ड ट्रंप से वाबस्ता कर ली हैं पीटीआई वालों ने, तो डोनाल्ड लू से डोनाल्ड ट्रंप तक का सफ़र ये तो कौम और अवाम भी देख लिया और देख रही भी है कि एब्सोल्युटली नॉट से एब्सोल्युटली येस तक का सफ़र। एंड आई थिंक दिस इज़ लिटरली अ जोक टू से द वेरी लीस्ट, टू से एट द वेरी लीस्ट, बिकॉज़ यहाँ पे जिस तरह का एक नैरेटिव बनाया गया और जिस तरह बताया गया कि भाई साइफर आया और हमारी हुकूमत को गिरा दिया एंड सो ऑन सो फोर्थ, मतलब ये पीपल आर नॉट सो डम नाउ डेज़ कि वो ये नहीं देख रहे जिस तरह का नैरेटिव पहले बनाया और अब क्या नैरेटिव बनाने की कोशिश कर रहे हैं। वहाँ से ट्वीट आ भी जाए, वहाँ से कोई प्रेशर आ भी जाए, तो जिस तरह हमने पहले प्रेशर सस्टेन किया है, बिल्कुल हम उसी तरह प्रेशर सस्टेन करेंगे। स्टेट डिपार्टमेंट ने तो पहले ही कह दिया कि ये तमाम तर मामलात जो हैं किसी की रिहाई के हवाले से, किसी की सज़ा के हवाले से, ये पाकिस्तान और के आइन और कानून के मुताबिक हैं और वही उसी हवाले से उसको डील यानी आप एब्सोल्युटली नॉट कहने की पोजीशन पे हैं या इसके मुताबिल हो सकते हैं? ट्वीट से बढ़कर को फ़ोन कॉल भी आ जाती है, तो फिर सब जी बिल्कुल सही असल, जी बिल्कुल रेहान साहब, सही असल और हकीकी मानों में अगर बिलफर्ज कोई ऐसा प्रेशर आया या कोई ऐसी ट्वीट हुई, तो इंशाअल्लाह पाकिस्तान मुस्लिम लीग वो जमात होगी या हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से दो टोक अल्फाज में एब्सोल्युटली नॉट कहा जाएगा। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया। इस वक्त अदलिया में तकसीम की दरार जो है वो गहरी होती जा रही है। बुनियादी तौर पर 26वीं आईनी तरामीम के बाद अदलिया में इख्तियारात की जंग चल रही है।
तहरीक इंसाफ 26वीं आईनी तरमीम को अदलिया के खिलाफ हुकूमत की साजिश करार देती है क्योंकि तहरीक इंसाफ का ये मानना है कि 26वीं आईनी तरमीम के बाद अदलिया में तकसीम और तनाव की कैफियत में इजाफा हुआ है। यह तासुर भी उभर रहा है कि सुप्रीम कोर्ट के इख्तियारात को महदूद कर दिया गया है और यही सवाल सुप्रीम कोर्ट के जजेस भी उठा रहे हैं। सबसे बढ़कर सुप्रीम कोर्ट के जजेस को यह कहा जा रहा है कि वो 26वीं आईनी तरमीम के बाद आईनी मुकदमात को नहीं सुन सकते, लेकिन एक सवाल यह भी उभरता है कि अगर सुप्रीम कोर्ट के जजेस को आईनी केसेस सुनने का मैंडेट नहीं है तो फिर 26वीं तरमीम से वजूद में आने वाला आईनी बेंच खुद इन तरमीम के केस को कैसे सुन सकता है। और बुनियादी सवाल यह भी उठाया जा रहा है कि आईनी बेंच तो 26वीं तरमीम का बेनिफिशरी है, तो फिर वो कैसे बेनिफिशरी होकर इस केस की समाअत कर सकता है। और जाहिर है कि इस केस की समाअत जो 27 जनवरी को होने जा रही है और इस केस में जो भी फैसला होगा उस पर भी सवालिया निशान उठेगा, उस पर भी क्वेश्चन मार्क होगा। आज भी जजेस के जो बेंचेस के इख्तियारात का मामला है उसके ऊपर केस की समाअत हुई। जस्टिस मंसूर अली शाह और अटॉर्नी जनरल के माबैन मुकालमा भी हुआ। इस पर जो अदालती मुआविनीन हैं उनमें 2 मुआविनीन का इजाफा कर दिया गया, जिसमें ख्वाजा हारिस शामिल हैं और एहसन भून शामिल है। इससे पहले मुनीर मलिक और हामिद खान साहब मौजूद थे, लेकिन उन पर एतराज़ ये उठाया गया था कि वो तो ऑलरेडी 26वीं आईनी तरमीम के अगेंस्ट बहुत ज़्यादा बात करते रहे, तो 2 मजीद मुआविनीन को शामिल कर लिया गया है। ताहम एक टग ऑफ वॉर है जो इस वक्त चल रहा है। आज की समाअत के दौरान जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा कि केस का ताल्लुक प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी के इख्तियारात से है, ताकि 26वीं तरमीम से आप चाह रहे हैं कि पलड़ा भारी हो। अटॉर्नी जनरल मंसूर उस्मान अवान ने कहा कि तौहीन अदालत केस में बतौर अटॉर्नी जनरल मेरी पोजीशन मुख्तलिफ है। तौहीन अदालत केस में अदालत का बहुत महदूद इख्तियार समाअत है, जिसे शो कॉज नोटिस जारी किया गया, उसका तहरीरी बयान जमा होना चाहिए। अटॉर्नी जनरल ने मजीद कहा कि क्रिमिनल ओरिजिनल इख्तियारात समाअत के तहत ये मामला अदालत और तौहीन करने वाले के दरमियान है। 26वीं आईनी तरमीम के तहत अब बेंच बनाने का इख्तियार आईनी कमेटी को हासिल है। जस्टिस मंसूर अली शाह के अहम रिमार्क्स ये थे कि इस केस का 26वीं आईनी तरमीम से कोई लेना देना नहीं है, अगर खुद से डरने लग जाए तो अलग से बात है। इसके साथ ही अदालत ने नज़र अब्बास को कल तक तहरीरी जवाब जमा कराने की हिदायत भी कर दी है। सारे मामले पर बात करेंगे। इस वक्त साबिक चेयरमैन एग्जीक्यूटिव सन बार काउंसिल हसन रजा पाशा साहब ने भी ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम पाशा साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सबसे पहले बड़ा सादा सा सवाल है, आज का जो पर्टिकुलर केस है उसको भी देख लें। उसमें लगता है कि एग्जीक्यूटिव जो है वो ये जस्टिस मंसूर अली शाह समेत उन तीनों जजेस को ये कह रही है, ये सुप्रीम कोर्ट के इन जजेस को ये बताने की कोशिश कर रही है कि 26वीं आईनी तरमीम के बाद आपका जो रोल है वो बहुत ही महदूद है और आप तो जो है जाहिर है कि एग्रीव्ड पार्टी हैं, आप एग्रीव्ड पार्टी है, इसलिए आप इन केसेस को नहीं सुन सकते। लेकिन दूसरी तरफ ये देखिए कि 26वीं आईनी तरमीम के अगेंस्ट जो पिटीशंस लगी हुई हैं वो भी आईनी बेंच सुन रहा है, तो आईनी बेंच तो खुद बेनिफिशियरी है, प्रोडक्ट है 26वीं आईनी तरमीम का, तो क्या ये खुला तजाद नहीं है पाशा साहब? देखें, अगर आप बेनिफिशियरी कहते हैं तो फिर दूसरी साइड पे वो जजेस हैं जो कि एग्रीव्ड हैं, क्या उनके पास लगना चाहिए? तो ये दोनों चीजें, दोनों इंतहाएं हैं। मेरा ख्याल है ये बात नहीं करनी चाहिए। हाँ, 26वीं तरमीम के बेनिफिशियरी वो जजेस हो सकते हैं जो अब इस तरमीम के नफाज के बाद एज जज ओथ लेंगे, तो आप ये कह सकते हैं कि ये 26वीं तरमीम के बेनिफिशियरी हैं और इसकी वजह से वो बने हैं। ये बाद में इनकी सीट्स भी अनाउंस होगी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, टू डेट एक्सटेंट तो आप कह सकते हैं। लेकिन यहाँ पे वो जजेस हैं जो 8 जजेस कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट में रखे गए हैं, वो सारे के सारे 26वीं तरमीम से पहले के हैं। तो ये कहना कि ये बेनिफिशियरी है, इस मिथ को खत्म होना चाहिए। आपको याद होगा कि 18वीं तरमीम से पहले कौन करता था आला तरीन अदलिया में तैनाती? कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट जो है दैट इज इटसेल्फ इज अ प्रोडक्ट ऑफ 26वीं आईनी तरमीम ना सर। 26 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के बाद जो है ये आईनी बेंच बना है ना सर। देखिए, क्या उनके पर्क्स एंड प्रिविलेजेस में इजाफा हुआ है? क्या उनके पास कोई इख्तियारात एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो गए हैं? क्या 26वीं तरमीम से पहले ये 8 जजेस आईनी केसेस नहीं सुनते थे? क्या वो रेगुलर बेंचेस का हिस्सा नहीं होते थे? आज भी वो रेगुलर बेंचेस का हिस्सा हैं, आज भी वो कॉन्स्टिट्यूशनल केसेस को सुन रहे हैं। तो ये कह देना बड़ा एक मैं समझता हूँ कि मीडिया में एक नई चीज आ गई है जी कि ये बेनिफिशरीज हैं और ये इस नाम से नहीं। लेकिन वो देखिए ना सर, जब सर देखिए सिर्फ मीडिया इस्तेमाल नहीं कर रहा है, एग्जीक्यूटिव खुद इस्तेमाल कर रही है, खुद हुकूमत वक्त ये कह रही है, अटॉर्नी जनरल ने इवन ये रिजर्वेशन शो की है कि जी जस्टिस मंसूर अली शाह साहब तो एग्रीव्ड हैं, ये किस तरीके से इस केस को सुन सकते हैं? तो क्या ये जस्टिफाइड है सर? फिर मैं वही कह रहा हूँ ना कि एक साइड पे बेनिफिशियरी अगर कहते हैं तो दूसरी साइड पे एग्रीव्ड कहते हैं। अब देखें, कल एक बन्ना अमाइकस मुकर्रर हुए
दो अदालती मावनीन जिनमें बड़ी मोहतरम नाम है, जनाब अहमद खान साहब, जनाब मुनीर मलक साहब, लॉयर्स फ्रेटर्निटी में बड़े एहतराम के साथ उनका नाम भी लिया जाता है और उनको सुना भी जाता है। लेकिन अब देखें, एक जो है वो एक पार्टी, पॉलिटिकल पार्टी के सेनेटर हैं और उन्होंने एक लाइन ली हुई है पहले से। 26वीं तरमीम जब पेश हुई पार्लिमान में तो दोनों जो मुअज़्ज़ज़ शख्सियात है उन्होंने एक स्टेट लाइन ले ली कि जनाब 26वीं तरमीम लायर्स की लाशों पे गुजर के तो कामयाब होगी। वो हो गई, इम्प्लीमेंटेशन उसकी हो गई। अब अगर आप उनको अदालती मावनीन मुकर्रर करते हैं तो फिर यकतरफा तौर पे बात होगी। कल भी मैंने कई प्रोग्राम में ये बात की। आज अलबत्ता ख्वाजा हारिस साहब को और जनाब एहसन भून साहब दोनों को इन एडिशन अदालती मावनीन मुकर्रर कर दिया गया है। लेकिन मेरी एक और तजवीज़ है कि ये एहसन भून साहब को भी रहने दें, अहमद खान साहब को भी रहने दें, मुनीर मलक साहब को भी रहने दें, क्योंकि ये एक पॉलिटिकल स्टैंड ले चुके हैं या 26वीं तरमीम पे इन तीनों का बड़ा एक वाजे एक मौक़िफ़ आया हुआ है मीडिया पे भी और जनरली भी। तो अगर 4 रखने हैं, 3 और ऐसे जो कि गैर जानबदार हों, जो किसी पॉलिटिकल पार्टी से ताल्लुक ना रखते हों और बड़े अच्छे अच्छे लोग मौजूद हैं, उनको रख लें तो ज्यादा बेहतर होगा। ये एम्बिग्विटी जो कि 26वीं तरमीम आने से पहले भी हमने जिक्र किया था कि ये एक लड़ाई चलेगी सुप्रीम कोर्ट के अंदर कि ये कॉन्स्टिट्यूशन को बेंच का केस है, नहीं जी ये रेगुलर का है और ये खींचातानी होगी, तो उससे बचने के लिए कोई ना कोई पैरामीटर सेट करने चाहिए। उन्होंने नहीं किए। लेकिन आज अगर इस केस को सुनने के लिए अदालती मुआवनीन मुकर्रर हो गए हैं तो बेहतर ये है, मेरी जाती तजवीज़ है कि ऐसे मुस्तनद वकला जो कि किसी पॉलिटिकल पार्टी या किसी धड़े के नहीं है, उनको अदालती मुआवनीन मुकर्रर कर दिया जाए तो वो ज्यादा बेहतर होगा और सूदमंद होगा। अच्छा, अब पाशा साहब, ये जो सिचुएशन इस वक्त बनी हुई है वो 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ दरखास्तें सुनने का मामला हो या एक पर्टिकुलर केस हो, आपको नहीं लगता कि दिस कॉल्स फॉर सम फुल कोर्ट हियरिंग या फुल बेंच बने और उसके सामने मामलात उठाए जाने चाहिए? वही सबको काबिल कबूल होगा, अदरवाइज ये डिवाइड जो है ये तो बढ़ती चली जाएगी। देखिए, एक बड़ी प्रॉब्लम आ गई है 26th अमेंडमेंट के बाद। अब जितने भी कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स हैं वो कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ने उनको सुनना है। अब मैं कहूँ, ख्वाहिश तो मेरी भी हो सकती है कि फुल बेंच बैठे, फुल कोर्ट बैठे, आपकी भी हो सकती है। लेकिन देखना यह है कि लॉ ऑफ लैंड क्या है और इस वक्त जो कानून इंप्लीमेंट हो चुका है उसकी क्या रिक्वायरमेंट है। नहीं तो सर, कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट जो है या कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच जो है वो कोई जुडिशियल ऑर्डर पास नहीं कर सकता इस तरह का? क्यों नहीं कर सकता? वो कर सकता है। मैं एक बात आपको दूं, 1 मिनट मुझे दें जी। आप ऐसे भी जजेस हैं जिनको अमरीयत के दौर में आला तरीन अदलिया में फायज किया गया और लेकिन उन्होंने अपने कॉन्शियस के मुताबिक फैसला करके उस आमर के विश और विम के खिलाफ भी फैसले दिए। ऐसे भी जजेस हैं जिन्होंने पीसीओ के तहत हल्फ नहीं उठाए। तो कहने का मतलब यह है कि उस वक्त भी जबकि टोटली आला तरीन अदलिया में जो नॉमिनेशन होती थी वो गवर्नर की सबरी को फाइनल करके भेजता था और प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान नोटिफिकेशन जारी कर देता था और उसमें कोई ना तो चीफ जस्टिस से कंसल्टेशन होती थी, ना कोई जुडिशियल कमीशन का कोई वजूद था, कुछ भी नहीं था। उस वक्त भी तो अच्छे जजेस निकले जिन्होंने पीसीओ के तहत हलफ नहीं उठाए, एलएफओ के तहत नहीं उठाए, उन्होंने घर जाना मुनासिब समझा, लेकिन किसी आमर का। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। चंद रोज कबल एफबीआर की जानिब से अरबों की मालियत की 1000 गाड़ियां खरीदने की खबर गर्म हुई। एफबीआर के इस ऐलान पर कड़ी तनकीद भी की गई और अब सेनेट की स्टैंडिंग कमेटी बराए खजाना ने एफबीआर को गाड़ियां खरीदने से रोकने की सिफारिश कर दी है। सेनेटर सलीम मांडवी वाला की ज़ेर सदारत सेनेट की कायमा कमेटी बराए खजाना के इजलास में 1000 गाड़ियां खरीदने के मामले पर कमेटी अरकान ने एफबीआर पर बरहमी का इजहार करते हुए मामले का नोटिस लिया। चेयरमैन कमेटी सलीम मांडवी वाला ने सवाल किया कि 1000 गाड़ियां एफबीआर किसके लिए खरीद रहा है। वजारत खजाना के हुकाम की जानिब से आगाह किया गया कि ये गाड़ियाँ फील्ड अफसरान के लिए खरीदी जा रही हैं। सेनेटर सलीम मांडवी वाला ने पूछा कि क्या पहले फील्ड ऑफिसर साइकिल पर सफ़र करते थे। सेनेटर फैसल वोडा ने कहा कि एफबीआर मखसूस कंपनी से गाड़ियाँ खरीद रहा है, ये बहुत बड़ा स्कैंडल है। उन्होंने कहा कि करप्शन का
जो गार है वो खोला गया और इस मामले को फिलहाल रोका ना गया तो ये बहुत बड़ा करप्शन स्कैंडल साबित होगा। खांचे वाला कॉन्ट्रैक्ट किया जा रहा है, इससे बड़ा क्या स्कैंडल होगा। अब एक जानिब सेनेट की कायमा कमेटी के इजलास में FBR की गाड़ियां खरीदने की मुखालिफत की जा रही है, तो वहीं पर इजलास में इलॉन मस्क की माफ़ी मांगने का मुतालबा भी किया जा रहा है। दरहकीकत चेयरमैन सेनेट कायमा कमेटी बराए इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड टेलीकम्युनिकेशन परवेश खान ने इलॉन मस्क के पाकिस्तान मुखालिफ बयानात पर तशवीश का इजहार करते हुए कहा कि उनकी सरगर्मियां पाकिस्तान मुखालिफ है, जबकि सेनेटर अफनानुल्लाह ने कहा कि इलॉन मस्क पहले माफ़ी मांगे फिर स्टारलिंक के लाइसेंस का सोचा जाए। अब ये मामला सियासी नौयत इख्तियार करता चला जा रहा है, जबकि स्टारलिंक के जरिए पाकिस्तान अपने सुस्त इंटरनेट की रफ्तार को बढ़ा सकता है, लेकिन पाकिस्तान इस बात पर गौर कर रहा है कि जब तक इलॉन मस्क पाकिस्तान के खिलाफ अपने मनफी रवैये पर माफ़ी नहीं मांग लेते तब तक स्टारलिंक के लाइसेंस के हवाले से मामला आगे नहीं बढ़ाया जाएगा, क्योंकि हुकूमत ये दलील तराश रही है कि एक ऐसा शख्स जो पाकिस्तान के खिलाफ नफरत फैला रहा है, ऐसे शख्स के साथ कारोबार कैसे किया जा सकता है। वो मुहावरा है कि चोर चोरी से जाए लेकिन हेरा फेरी से ना जाए। भारत की मिसाल भी कुछ ऐसी है जो अपने ओछे हथकंडों से बाज नहीं आता। कभी वो मकबूजा कश्मीर में अपनी नाकामी का इल्ज़ाम पाकिस्तान पर लगा देता है, तो कभी खेल के मैदान में भी पाकिस्तान के खिलाफ अपनी साजिशों के नाकाम जाल बिछाता हुआ दिखाई देता है। अब जैसा कि भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने पहले सिक्योरिटी का बहाना बनाकर पाकिस्तान आकर खेलने से इनकार किया और फिर चैंपियंस ट्रॉफी को नेशनल क्रिकेट काउंसिल के सहारे इवेंट को हाइब्रिड मॉडल पर मुंतकिल कर दिया और अब ICC चैंपियंस ट्रॉफी से पहले भारत ने नया तनाज़ा खड़ा करने की कोशिश की, जिसको PCB ने अपने उसूली मौक़िफ़ से नाकाम बना दिया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने चैंपियंस ट्रॉफी के लिए मुबैना तौर पर टीम की जर्सी पर पाकिस्तान यानी मेज़बान मुल्क का नाम छापने पर एतराज़ उठाया था, लेकिन भारत की इस मामले पर सियासत नाकाम हुई है, क्योंकि अब ICC चैंपियंस ट्रॉफी के लिए भारतीय जर्सी पर पाकिस्तान का नाम शामिल होगा और भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने तस्दीक कर दी है। भारतीय जर्सी पर ICC का मंजूर शुदा लोगो भी शामिल होगा और भारतीय टीम चैंपियंस ट्रॉफी के लिए ICC की हिदायत पर अमल करेगी। और सिर्फ यही नहीं है, बल्कि भारत पाकिस्तान दुश्मनी में इतना ज़्यादा अंधा हो गया है कि उसने रोहित शर्मा को पाकिस्तान आने से रोक दिया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ICC चैंपियंस ट्रॉफी की तकरीब में शिरकत के लिए रोहित शर्मा को पाकिस्तान आना था, क्योंकि ICC इवेंट से पहले ट्रॉफी की रुनुमाई और मीडिया कॉन्फ्रेंस में तमाम कप्तान शरीक होते हैं और चैंपियंस ट्रॉफी भी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल का इवेंट है, लेकिन भारत ने रोहित शर्मा को ना भेजने का फैसला फिर अपनी कमजोरी का सबूत दिया है। आई एम श्योर कि ये इवेंट आगे चलेगा और ना सिर्फ पाकिस्तान अच्छी मेज़बानी करेगा, बल्कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम इसके अंदर वो बिल्कुल स्टैंड आउट करेगी और बेहतर अंदाज में परफॉर्म करके बहुत सारी तनकीद का और बहुत सारे प्रोपेगेंडे का मस्बत जवाब भी देगी। प्रोग्राम का वक्त अपने इख्तिताम को पहुंचा, आपसे मुलाकात होगी इंशाअल्लाह कल। अपना रखिए ख्याल। अल्लाह हाफ़िज़।